नमस्कार, मैं छवि आप सबका स्वागत करती हूं आपके इस मनपसंद जानकारियों से भरे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि नवीनतम जानकारियों को आपसे साझा कर सकें। समय के साथ हमने बहुत विकास किया, बहुत सारी नई तकनीकों को प्राप्त किया, उसके बारे में जानकारियां ली, बहुत सारी खोजें की गई, लेकिन इस विकास के क्रम में हम प्रकृति से दूर होते चले गए और जिसका खामियाजा हमारी फसलों के साथ साथ हमारी मिट्टी को भी भुगतना पड़ा। और यही कारण है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है। आज की कार्यक्रम की कड़ी में हम डालेंगे इस पे नज़र, जानेंगे इसके बारे में और भी जानकारियां, लेकिन सबसे पहले देखेंगे अपना पहला सेगमेंट खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। मत्स्य पालकों को उन्नति हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पशुओं को जल जमाव वाले क्षेत्रों में रोगों से बचाए पशुपालक और किसानों के लिए बेहद उपयोगी रोटावेटर मशीन। प्रदेश में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरों को साइकिल और आई बॉक्स का वितरण पशु एवं मत्स्य विभाग की मंत्री सुश्री रेणु देवी एवं कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे द्वारा किया गया। मौके पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी ब्रज किशोर प्रसाद ने बताया, मत्स्य संपदा योजना के तहत ये ग्रामीण क्षेत्रों में मछली का व्यवसाय साइकिल पर घूम घूम कर करेंगे। इससे मछुआरों को आमदनी में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक अवयव है, एक व्यवसाय है जिसका नाम है साइकिल सह आइस बॉक्स। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे जो मत्स्य विक्रेता हैं, खुदरा विक्रेता, उस साइकिल पर आइस बॉक्स में मछलियां को लेकर करके गांव में घूम घूम कर करके सेल करेंगे। किसान भाई बहनों, यदि आप दूध उत्पादन से भी जुड़े हुए हैं तो बरसात के मौसम में पशुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों बरसात की अनियमितता के कारण जल जमाव की समस्या कहीं कहीं देखी जाती है। इसलिए वैसे जल जमाव वाले स्थानों पर कभी भी पशुओं को चरने नहीं छोड़ें। इससे कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय पटना के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार। बछड़े को, बाछियों को या पारियों को ये पानी वाले जगह पर चरने के लिए हरगिज न भेजें, क्योंकि पानी वाले स्थान में जल जमाव वाले क्षेत्र के घास, हरे चारे अगर वो चरेंगे तो उनमें यकृत कृमि रोग अर्थात लीवर फ्लूक होने की संभावना अति प्रबल हो जाती है, क्योंकि कृमियों के अंडे मलमूत्र के द्वारा चल के हरे घास के पत्तों पर चिपके रहते हैं और जब पशु खा लेंगे तो उसमें लीवर में इस तरह का वर्म पैदा हो जाता है, जो कि बाद में उन्हें प्रॉब्लम करता है। किसान भाई बहनों, अगर आप लीची और आम की खेती से जुड़े हुए हैं तो इन बागानों में जल जमाव नहीं होने दें। जल जमाव की स्थिति में पानी को तुरंत निकाल दें। जब नमी खत्म हो जाए तो उस भूमि को हल्की जुताई कर दें। इसके साथ कहीं कहीं पर सूखी पत्ता नजर आए तो तुरंत ट्रिकोडर्मा का छिड़काव करें। इससे आपके वृक्ष स्वस्थ और उन्नत रहेंगे। कृषक बंधु अपनी पौष्टिक गुणों और स्वाद के कारण मशरूम बेहद लोकप्रिय सब्जी है। न केवल उपभोक्ताओं बल्कि उत्पादकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है, जिसका कारण है इसके उत्पादन में बेहतर मुनाफे का सुनिश्चित होना। इस मुनाफे को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्नत प्रभेदों का प्रयोग बेहद जरूरी है, जिससे आप बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा लाभ अर्जन भी कर सकते हैं। मशरूम सामान्य रूप में छत्तेदार खाद्य फफूंदी है, जो स्वाद और पौष्टिकता के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी खेती में बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती। इसकी खेती कृषि, वानिकी या पशु व्यवसाय संबंधी अवशेषों पर की जाती है और उत्पादन के पश्चात अवशेषों का प्रयोग खाद के रूप में कर लिया जाता है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर बेहतर मुनाफा लिया जा सकता है। मशरूम के उन्नत प्रभेदों में अगेरिक्स या बटन मशरूम, ओयस्टर या ढिगरी मशरूम और बॉलवेरिया धान के पुआल वाला मशरूम प्रमुख है।
किसान भाई बहनों, समय के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी तकनीकी दृष्टिकोण से काफ़ी बदलाव आए हैं। इन नवीनतम तकनीकों का उपयोग किसानों की समृद्धि सुनिश्चित कर रहा है। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के एक ऐसे कर्मठ किसान रविंद्र प्रसाद सिंह जी से, जो कि नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं और सफलता के सोपान चढ़ रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। करीब 4 कट्ठा में टमाटर है। इसको तार और रस्सी में 2000 के कट्ठा के हिसाब से खर्च हो जाता है ना। इसमें करीब 10,000 इकट्ठा के आय आता है। इससे हम लोग काफ़ी खुशहाल है। खेती से ही हम लोग का जीवन मरण सब है। खेती से हम लोग काफ़ी खुशहाल है। आप लोग से भी हम विनती करते हैं, युवाओं से भी खेती में आवे और खेती में सहभागी बने और खेती का लाभ उठावे। किसान भाई बहनों, रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ कार्य करने वाली एक मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेतों में बीज की बुआई के समय किया जाता है। रोटावेटर मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेष को हटाने अथवा मिट्टी में अवशेषों का मिश्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोटावेटर में उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी आता है। इसके अलावा धन, लागत, समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं पटना सब्जी मंडी, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव इस प्रकार रहे। नया लाल आलू 3,800 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 5,200 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। होंगी और भी बातें, लेंगे और भी जानकारियां, मिलवाएंगे आपको अपने एक और विशेषज्ञ से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्राकृतिक, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके जो खेती करते हैं वो प्राकृतिक खेती कहते हैं। जैसे इसमें नीम पत्ता, नीम बीज, गौमूत्र, गाय का गोबर, ये सब यूज़ करके जो खेती करते हैं उसको प्राकृतिक खेती करते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप ले रहे थे नवीनतम जानकारियां कृषि और पशुपालन से जुड़ी, जाना अपने मंडी भाव और मौसम के मिजाज के बारे में भी। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि हम बातें करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, तो अपने विशेषज्ञ से अब इस साक्षात्कार के जरिए करते हैं बातें इसी विषय पर। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं। जी हाँ, आज हम जो हमारे किसान भाई हैं जो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो खेती करना चाहते हैं, तो वो खेती कैसे करें और कम लागत में वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे पाएँ, एक ऐसी पद्धति, जी हाँ, प्राकृतिक खेती। अगर हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुनाफे वाली ये विधि है।
तो किस तरह से वो प्राकृतिक खेती करें, इस पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारी विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर रीता सिंह, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान केवीके वार्ड से हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये प्राकृतिक खेती क्या है और इस पद्धति से अगर हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाई को नमस्कार। ये जो बहुत अच्छा लगा कि ये नई चीज़ प्राकृतिक खेती, हम बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक जो पहले से चली आ रही है हमारी रासायनिक और जैविक, उससे काफ़ी मतलब लागत कम, जो किसान भाई आजकल इतना रासायनिक यूज़ करके और लागत काफ़ी हमारी खेती की जो बढ़ रही है, बहुत लोग खेती छोड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है वो प्राकृतिक खेती अपनाएं। प्राकृतिक जैसा कि नाम ही बता रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके जो खेती करते हैं वो प्राकृतिक खेती कहते हैं। जैसे इसमें नीम पत्ता, नीम बीज, गौमूत्र, गाय का गोबर, ये सब यूज़ करके जो खेती करते हैं उसको प्राकृतिक खेती करते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती जो है इसमें एक देसी गाय को अपनाना बहुत ज़रूरी है। एक देसी गाय आधारित ये खेती कहते हैं और एक देसी गाय 30 एकड़ की खेती के लिए काफ़ी मतलब उपयुक्त है ये। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जैसे इसमें जो उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। मैम, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये खेती कितना लाभकारी है प्राकृतिक खेती, और इसे कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई। हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए, पशु स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए ये प्राकृतिक खेती काफ़ी उत्तम है। तो सवाल उठता है कि हम लोग आखिर कैसे करें। जैसे बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार हम लोग केमिकली करते थे, तो प्राकृतिक खेती से हम लोग बीजामृत बनाएंगे। जैसे उससे हम बीज उपचार करते हैं किसी भी तरह का बीज। जैसे इस तो बीजामृत बनेगा कैसे, देसी गाय का गोबर लेंगे 5 किलो, गौमूत्र लेंगे 5 लीटर, मिट्टी हम लोग 200 ग्राम लेते हैं, चूना, और ये 20 लीटर पानी में इसका घोल बना लेते हैं और सुबह शाम 2 बार डंडे से घोल लेते हैं और ये 24 घंटे के बाद तैयार हो जाता है। और जिस बीज को हमको उपचारित करना है, हाथों में लेके उपचारित करके फैला देते हैं ताकि सूख जाए और तब उसको लगाते हैं। और बहुत सारे सब्जियों के पौधे जो डायरेक्ट फील्ड में लगता है, उस सब्जियों का बिचड़ा भी हम इस बीजामृत से उपचार करके लगा सकते हैं। और ये तो हुआ बीज उपचार के लिए जो केमिकली करते थे, अब बीजामृत से हम लोग प्राकृतिक खेती से करेंगे। दूसरी बात आती है कि उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जीवा अमृत का भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे। जैसे देसी गाय है, देसी गाय का गोबर 10 किलो ले लेंगे, देसी गाय का गौमूत्र लेंगे 5 लीटर और गुड़ लेंगे 1.5 से 2 किलो, और हम लोग बेसन 1.5 से 2 केजी लेंगे और इस साथ ही साथ 180 लीटर पानी में इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार करने के बाद एक जूट की बोरा से ड्रम को ढक देते हैं और सुबह शाम डंडे से इस घोल को चलाते हैं। और गर्मियों में 7 दिन और जाड़े में 7 से 14 दिन के बाद ये जीवामृत तैयार हो जाता है। तो जैसे कोई भी फसल हो, बागवानी हो, चाहे सीरियल फसल हो, चाहे हमारा सब्जियां हो, उसमें क्या करते हैं 21 दिन का जब पौधा हो जाता है तो ये जो जीवा अमृत तैयार करते हैं इसको हम लोग छिड़काव करते हैं और 1 एकड़ के लिए 200 लीटर जीवा अमृत का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद इसका मकसद है जीवा अमृत जो हमारे ज़मीन पर आज तक रासायनिक यूज़ करते हैं। तो आजकल हम लोग किसान भाई देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो अर्थवर्म केचुआ नहीं दिखता है, सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे मित्र कीट है वो नहीं दिखता है। ये जीवा अमृत क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, वो मिट्टी में उसको दोबारा उत्पन्न करता है और जो जितने भी मेरे उर्वरक है NPK, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को बढ़ा देता है और अल्टीमेटली पौधे को हमारा पोषक तत्व मिल जाता है जीवा अमृत से। तो ये एक तरीका हुआ कि हम लोग केमिकल ना करके जीवा अमृत का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जैसे बहुत सारा कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं जब फसल सुरक्षा के लिए,
तो हम लोग प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र बना के बहुत सारे सब्जियों की बात करें, फसल की बात करें, चाहे बागवानी पेड़ों की बात करें, तो ये निमास्त्र और ब्रह्मास्त्र से ही बना के घोल उसको कंट्रोल करते हैं। निमास्त्र जैसा कि नाम ही है निमास्त्र, इसमें नीम के पत्ते 5 किलो लेते हैं हम लोग, और ये इसमें जैसे गौमूत्र ले लेते हैं 5 लीटर, और पानी की मात्रा 100 लीटर, और देसी गाय का गोबर 1 केजी। निमास्त्र तैयार हो जाता है, घोल तैयार कर लेते हैं, और ये 48 घंटे के बाद आप सब्जियों पर, चाहे पहले तो हम सब्जियों पर ही छिड़काव करेंगे क्योंकि सीमित मात्रा में होता है, और ज़्यादा बना के आप दलहनी पर, तेलहनी पर, जिस पर प्रयोग करना चाहें, किसी भी तरह का कीट है वो कंट्रोल हो जाता है। रीता जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के बारे में दे रही हैं। जो आर्थिक रूप से किसान जो बहुत कमज़ोर हैं वो तो एकदम चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती करें, लेकिन आप चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगी प्राकृतिक खेती के बारे में? तो किसान भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, साथ ही साथ जिले के सभी किसानों से अनुरोध है कि अब रासायनिक छोड़ के प्राकृतिक खेती को अपनाएं, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम लागत ना के बराबर है, और हमारा लागत कम है, आमदनी इसमें अधिक है। तो जो खर्च आ रही है जिससे कि खेती महंगी हो रही है, ये समस्या काफ़ी दूर हो रहा है। कम लागत में अधिक मुनाफा करना है तो प्राकृतिक खेती को अपनाना ही पड़ेगा अगर खेती को टिकाऊपन करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ पटना से संपर्क कीजिए। मैम, आप प्राकृतिक खेती के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, होंगी और भी बातें, लेंगे और भी जानकारियां, मिलवाएंगे आपको अपने एक और विशेषज्ञ से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पशुओं को जो स्वच्छ पानी जो देना है वो उसके बॉडी वेट के हिसाब से या जो दूध उत्पादन के हिसाब से देना चाहिए। अगर पशु 1 लीटर दूध के लिए हमें 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, दैनिक कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। गर्मी का मौसम न सिर्फ इंसानों के लिए परेशानियां लेकर आता है, कई बार ये पशुओं, पक्षियों और फसलों के लिए भी परेशानियों का सबब बन जाता है। तो गर्मी के दिनों में कैसे करें अपने दुधारू पशुओं की देखभाल, कैसे रखें उनका खास ख्याल कि उनके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े, अब इसके बारे में लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए। किसान बंधुओं नमस्कार। गर्मी के मौसम में अमूमन कुछ चीज़ें में परिवर्तन आता है। मैं बात कर रहा हूँ पशुओं के संदर्भ में। अगर टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ रहा है तो हमारा पशु खाना भी कम कर देता है। अगर खाना कम कर रहा है तो निस्संदेह उसके दूध देने की क्षमता में भी कमी आती है। अगर आपने आवास का ठीक ढंग से प्रबंधन नहीं किया है तब भी आपके पशु को लू लग सकता है। कई चीज़ें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है गर्मी में पशुओं का प्रबंधन कैसे करें। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र सिंह जादौन। सर, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर हमने आप शुरुआत में कहा कि चूँकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है बहुत सारे पशुओं के प्रबंध में उसमें परिवर्तन आता है। तो मैं आपसे पहला ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो किसान साथी हैं, पशुपालक हैं, वो टेम्परेचर बढ़े, तापमान बढ़े तो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जो गर्मी का मौसम है वो हमारे पशुओं पर, विशेषकर गाय, भैंस, मुर्गियों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रबंधन है जिसकी वजह से जिनको हम अपना के हम अच्छा जो गर्मी का मौसम है उसको हम अच्छी तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे। जैसे कि सबसे पहला है आवास प्रबंधन।
तो आवास प्रबंधन एकदम हवादार होना चाहिए। आवास जो पशु आवास है एकदम हवादार होना चाहिए। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो पशु की आवास की जो छत है वो उसको हम एस्बेस्टस शीट से वो बनी होनी चाहिए। तीसरा ये है कि पशुओं के जो आवास की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको हम जो टाट बोरी जो हम जनरली गांव में यूज़ करते हैं उनको पानी से छिड़क कर उनको उनके ऊपर डाल देना चाहिए, गेट और दरवाजे से उसमें ठंडक बनी रहे। चौथा, अगर हम इसमें बात करें कि जो पशु आवास है उसकी जो छत है उसको हम जो वाइट चूना होता है उस समय पेंट कर देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर वो जो क्या करती जो गर्मी होती है सूरज की गर्मी को परिवर्तित कर देती है, जिससे आवास ठंडा रहता है। इसके अलावा समय समय पर हमें जो गर्मी के मौसम में पशुओं के आवास में हमें जो कूलर है, पंखे हैं या स्प्रिंकलर सिस्टम है वो भी हमें लगा के रखना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है स्वास्थ्य प्रबंधन। स्वास्थ्य प्रबंधन में हमें पशुओं की समय समय पर उचित जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा जो टीकाकरण है, टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पशुओं में सही समय पर टीकाकरण नहीं करवाया तो बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो जो मुख्य बीमारियां हैं जैसे गल घोंटू हो गया या फिर लंगड़ी बुखार हो गया, या फिर गल घोंटू, लंगड़ी बुखार, ये 2-3 महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और समय समय पर अगर हमें लग रहा है तो पशुओं के खून की जांच भी करवाते रहना चाहिए, पशुओं के गोबर की जांच भी करवाते रहना चाहिए। उससे पता चल जाएगा कि पशु के पेट में या पशु के शरीर के अंदर में कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा हमें पशुओं को कृमिनाशक दवाइयाँ, जो पेट के कीड़े मारने की दवाइयाँ जो होती हैं वो भी हमें अपने पशुओं को समय समय पर देते रहना चाहिए। तीसरा जो मुख्य बिंदु है आहार प्रबंधन। जो आहार प्रबंधन पशुओं के उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो आहार प्रबंधन है, हमें पशुओं को गरिष्ठ भोजन कभी नहीं देना चाहिए। पशुओं को हमें बिल्कुल हल्का संतुलित आहार हमेशा हमें अपने पशुओं को देना चाहिए। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए पानी युक्त जो पदार्थ हैं वो हम पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा दें। जैसे कि हमें हरा चारा हो गया, और अगर हमें दाना भी देना है तो उसको पानी में भिगो के पशुओं को हमें उसको देना चाहिए। और जो गर्मी के मौसम में चारे की बहुत कमी हो जाती है, इसके लिए मैं चारे का संरक्षण करके उसको हे और साइलेज में कन्वर्ट करके गर्मियों के मौसम में उसको हम खिला सकते हैं, जिससे हरे चारे की कमी पशु महसूस नहीं करता है। चौथा हो गया कि चौथा जो हमारा इम्पोर्टेंट बिंदु है वो है स्वच्छ पानी की उपलब्धता। पशुओं को जो स्वच्छ पानी जो देना है वो उसके बॉडी वेट के हिसाब से या जो दूध उत्पादन के हिसाब से देना चाहिए। अगर पशु 1 लीटर दूध के लिए हमें 3 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जो पशु का भार है हर 100 केजी पशु के लिए 6 से लेकर 7 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो पशु का वजन होता है लगभग 500 से 600 किलो होता है, तो उसको 35 से लेकर 40 लीटर पानी उसको देना ही चाहिए। तो गर्मी का में जो सबसे ज़्यादा जो पशुओं को हानि पहुंचाता है या जिससे हमें किसानों को डर रहता है वो होता है कि लू लगने का। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो और तो हमारे किसानों को ऐसा क्या वो अपने पशुओं में देखें कि उन्हें तुरंत भर में अंदाज़ा हो जाए कि नहीं हमारे पशु को लू लग गया है, और उन्हें लगे कि लू लग गया है तो वो अपने घर में ऐसा क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से प्राथमिक उपचार या उन्हें तुरंत भर में डॉक्टर को बुलानी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पशुओं को गर्मी या लू लग गई है तो हमें तुरंत पशुओं की जो एक्टिविटी है उसको देखना चाहिए। पशु एकदम अपना खाना पीना बंद कर देगा, बहुत कम कर दे, 10 से लेकर 30% वो उसका खाना पीना एकदम से कम हो जाएगा। उसके अलावा उसमें जो भी बीमारियां हैं उसके लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। सांस लेने में उसको दिक्कत होगा, उसके मुंह से झाग आएगा, पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, और श्वास लेने में उसको कठिनाई होगी। वो एक जगह से दूसरी जगह चलने में भी उसको दिक्कत आएगी, और उसकी जो प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं वो भी उसकी चालू हो जाएंगी। जो उसकी जो समय समय पर जो मध्यकाल है उसका जो 21 दिन का लगभग होता है वो भी उसका बढ़ जाता है। नर पशुओं में भी जो प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। एक होता है ग्रीष्मकालीन थनैला रोग, जो थनों की जो बीमारी है उसमें फ्लैक्स आने लग जाते हैं, उसको जो दूध उसका गाढ़ा आने लग जाता है, पशुओं के थनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं पशुओं में दिखने लग जाती हैं। तो अगर और आगे मैं बताना चाहूँगा कि पशुपालक इसका कैसे उपचार कर सकते हैं। तो पशुपालकों को जहाँ पशु शेड है, जहाँ पशुओं को बांधा जाता है, पशु आवास है, उसको एकदम अब देखना चाहिए कि उसका पूरा प्रॉपर उसमें हवादार है कि नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है कि नहीं है, आसपास छाया वाले वृक्ष लगे हुए हैं कि नहीं है। तो हमें छाया वाले वृक्ष लगाकर वहाँ रखना चाहिए, जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम रहे, पशु नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा अगर लग रहा है कि पशु को एकदम से लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें तुरंत उसको क्या करना चाहिए, तुरंत पानी में नमक मिला के उसमें थोड़ा गुड़ का सीरा मिला के, आटा मिला के पशु को उसको तुरंत देना चाहिए। इससे उसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा मेंटेन होगा और वो नॉर्मल फील करने लग जाएगा। सर, कोई पशु अगर गर्भवती है तो क्या गर्मी के मौसम में कुछ विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ती है?
गर्मी के मौसम में हम पशु को जो है तो जो अन्य जो जानवर हैं उनसे मैं उसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, क्योंकि उसको जो पेट में उसके जो बच्चा पल रहा है उसको हानि पहुंच सकती है। और उसको समय समय पर उसको मॉनिटर भी करना चाहिए हमें जाके कि पशु नॉर्मल फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हमें तुरंत लगता है कि उसको गर्मी लग गई है, हाँफने लग गया है, तो उसको हम तुरंत जो हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पानी में उसको गुड़ का सीरा मिला के, नमक मिला के, जो हम जैसे घर पे भी हम यूज़ करते हैं अपने ORS का घोल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इलेक्ट्रॉल पाउडर हो गया, वो हम उसको तुरंत दे सकते हैं। इसके अलावा हम जो गर्भवती पशु है हम उसकी जो एक्स्ट्रा जो फीड जो हम खिलाते हैं, तो 1 से लेकर 2 kg फीड उसको वो भी हमें उसकी गर्मी के मौसम में बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि उसको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना हो और उसका जो पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अच्छे से जन्म ले और पशु ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। सर, आपने आज के विषय पर बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे किसान भाई देख रहे होंगे वो अपने गर्मी अगर आएगा तो उसे आसानी से वो अपने पशुओं को गर्मी से बचा पाएंगे। आज आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। इस कार्यक्रम के जरिए की गई हमारी तमाम कोशिशें तभी सफल होंगी जब आप सफलता का एक नया अध्याय लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप प्रगति के पथ पर यूं ही बढ़ते रहें और हमारी कोशिशें सफल होती रहें। होंगी आपसे फिर मुलाकात कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।